चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, जिनमें फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन एफ के सेकंड क्वेश्चन तक हमने किया था। अब आज उसी एक्सरसाइज में सेक्शन एफ का थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। इसमें सब मेथड तो हमने देख ही ली ना, वैसे ही जो है वो ये आगे के सम भी करने हैं। जैसे देखो, फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 3 वो आज हम लोग देखें। उसमें इनमें दिया हुआ है कि एन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स इज कंडक्टेड फॉर हायर स्टडी। कि हायर स्टडी मतलब सपोज कॉलेज में जो है वो एडमिशन के लिए 200 मार्क की एक एंट्रेंस टेस्ट ली गई एंड 20,000 स्टूडेंट रिमेन प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। 20,000 स्टूडेंट ने पार्ट लिया उसमें एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 120, स्टैंडर्ड डेविएशन 20। The rules for the result are as under। ये rules हैं उनके। Student who acquire less than 40% marks are failed। जिनके 40% से कम मार्क्स आए एग्जाम में वो फेल कहलाएंगे। Additional test is conducted for the student acquiring mark between 40 and 48%। जिनके 40 और 48 के बीच में आए उनकी एक्स्ट्रा टेस्ट होगी, फिर से एक बार टेस्ट ली जाएगी। Student who acquire marks between 48 to 75% call for personal interview। जिनके 48 से 75 के बीच में है उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड स्टूडेंट हु एक्वायर मार्क्स मोर देन 75% गेट डायरेक्ट एडमिशन फॉर द हायर स्टडी। और जिनके 75% से ज्यादा मार्क्स है उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बरोबर। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं हमें कि कितने लोग फेल हुए, फेल्ड इन टेस्ट। नंबर 2 अपीयर फॉर एडिशनल एग्जाम, किसको जो है वो एडिशनल टेस्ट देनी है। अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, कितने लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एंड गॉट डायरेक्ट एडमिशन फॉर हायर स्टडी, कितने स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। ये हमें फाइंड करना है ना। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट चारों के लिए ढूंढने। अब इसमें एक के अंदर ही चार जो है वो क्वेश्चन है हमारे। अब सबसे पहले तो ये हमने जो मेथड सीखी थी कि एक में x दिया हुआ होता है, प्रोबेबिलिटी या नंबर्स कुछ फाइंड करने, और एक में प्रोबेबिलिटी दी गई होती है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। रिवर्स मेथड भी हमने सीखी है, दोनों मेथड सीखी है ना। अब इनमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है उसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि इसमें दो चीजें हैं, दोनों का यूनिट जो है वो क्लियर कर लो आप लोग। यहां पर दो चीजें दी गई है, एक तो मार्क्स दिए गए हैं और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं कि भाई कितने स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने वाले हैं। अब कौन सी x की वैल्यू है और कौन सी प्रोबेबिलिटी है वो कैसे पता चलता है, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा करो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट किसका है। तो इसमें दिया हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय देम फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 120, स्टैंडर्ड डेविएशन 20। तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब मार्क्स अगर ढूंढना हो ना तो समझो x की वैल्यू ढूंढनी है। अगर पूछते मार्क्स ढूंढना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढना हो मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो इसमें जो चार क्वेश्चन है चारों में आखिरी में पूछा हुआ फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढने हैं मतलब चारों में प्रोबेबिलिटी ना। चारों क्वेश्चन बेसिक मेथड से हैं, जो हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग से ही बेसिक मेथड सीख रहे हैं वैसे ही। तो इनमें जैसे कि भाई पहले हमें ढूंढना है कितने लोग टेस्ट में फेल हुए, वो हमें ढूंढना है, एक एक करके ढूंढे ना। पहले के लिए कितने फेल हुए वो, तो कितने फेल हुए उसके लिए रूल है कि जिनके 40% से कम आएंगे वो फेल कहलाएंगे। बराबर ना, 40% से कम। तो 40% किसके, मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे ना, मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे ना। ये तो परसेंटेज दिया हुआ है, हमें मार्क्स उसमें ढूंढना पड़ेगा, ये ध्यान देना, इसमें ये लॉजिक है। 40% से कम आए वो, तो टोटल एग्जाम कितने मार्क्स की है, तो ऊपर दिया हुआ है कि एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स इज कंडक्टेड। 200 मार्क्स की एग्जाम है, 200 मार्क्स में जिसके भी 40% से कम आए वो फेल कहलाएंगे। तो 40% से कम मतलब 200 के 40% अगर करो तो वो होते हैं 80 मार्क्स। 200 के 40% करो, 200 मार्क्स की एग्जाम है ना, 100 मार्क्स की एग्जाम होती तो हम 40 ही लिखते पूरा, लेकिन 200 मार्क्स की एग्जाम है उसमें 40% से कम मतलब 80 से कम मार्क्स जिसके भी आए ना वो फेल कहलाएंगे। समझ आ रही है बात, जिसके भी 80 से कम मार्क्स आए हैं वो सब फेल कहलाएंगे। मतलब पहले में ऐसे ढूंढना है नंबर 1 कि भाई कितने स्टूडेंट फेल हुए उसके लिए, तो उसके लिए हमें ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 80। 80 से लेस देन हमें ढूंढना है। क्यों 80 लिखा,
क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 40% से कम जिसके भी आए ना वो फेल। तो 40% मतलब 200 के 40% 80 मार्क्स हुए। 80 से कम जिसके भी मार्क्स आएंगे वो फेल कहलाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना, इसका आंसर हमें फाइंड करना है ना। समझ आ रही है ना बात? तो इसका आंसर कैसे ढूंढते हैं? नॉर्मल मेथड से कि पहले x को z में कन्वर्ट करें। तो x को z में कन्वर्ट करने के लिए वही फॉर्मूला कि x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना 120 और 20। तो यहां पे हो जाएगा कि 80 माइनस मीन 120 अपॉन 20 बराबर। तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कि pz, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 माइनस 120 तो -40 और -20 तो -2 से लेस। z में ये हुई ना x का, अब z हो गया। तो अब उसके हिसाब से जो है वो ड्रॉ करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये -2 है तो -2 मतलब -2 पे आएगा ना यहाँ पे, 0 के इस साइड माइनस में। और -2 से लेस देन, -2 से लेस देन मतलब ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, बराबर ना। -2 से लेस देन ये पूरा आंसर हमें फाइंड करना है ना। ध्यान आ रहा है कि नहीं? इतनी वैल्यू अगर ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढी जाएगी? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो पहले 0 से इनफाइनाइट तक का हमें आंसर पता है, उसमें से 0 से -2 का आंसर हम लोग माइनस कर देंगे। तो बाकी का ये प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर हमें मिल जाएगा ना, बराबर ना। तो ये आंसर अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z टू -2। तो उसके लिए उनके लिए फाइंड करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू, पहले ही लिखा जाएगा एक्चुअली, यहाँ पर पहले ही लिखे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू z स्कोर टेबल के हिसाब से लिखें तो हमें -2 से लेस देन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो पहले पूरी वैल्यू ढूंढेंगे 0 से इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है, ध्यान है ना 0.5। और उसमें से 0 से 2 तक की वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, 0 से 2 तक की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी आती है वो z स्कोर टेबल में देखो, 2 की वैल्यू 2.0, तो 2.0 की वैल्यू है 4772। ये है ना 2 की वैल्यू 4772। तो मतलब 0.5 में से 0.4772 माइनस 4772 माइनस इतने का जो है वो माइनस हुआ। तो अब ये माइनस हुआ तो बाकी का ये बचेगा ना। तो बाकी की वैल्यू यहाँ पर कितनी बचेगी? 0.0, यहाँ पे 2 और पीछे 8, 0.0228 बराबर। ये प्रोबेबिलिटी मिल गई ना। ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि 80 से कम मार्क्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल सम हमें करना है, इसमें x की वैल्यू ढूंढनी नहीं है। x की वैल्यू ढूंढनी हो तो वो रिवर्स मेथड होती है, बराबर ना। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन 80 से कम मार्क्स की प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढी और इसके हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी मिली। तो प्रोबेबिलिटी पर से नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हो तो क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से इसको मल्टीप्लाई ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 20,000 है, तो वो 20,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहां पे अब आखिरी का सेंटेंस लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 80 से कम मार्क्स है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चलो मैंने ये लिख दिया। बाकी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जामिनेशन, कि जो भी एग्जाम में फेल हुए उतने स्टूडेंट, तो उतने स्टूडेंट का ये प्रोबेबिलिटी ये है ना। तो उसका आंसर आ जाएगा 0.0228 मल्टीप्लाइड टोटल स्टूडेंट 20,000। तो 20,000 से मल्टीप्लाई करें, 4 जीरो तो हट जाएंगे, ये हो जाएगा 4, 5 और 6, 456 स्टूडेंट। मतलब कि 20,000 जो स्टूडेंट है ना, 20,000 स्टूडेंट में से 456 ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके 80 से कम मार्क्स आए हैं, और 80 से कम मार्क्स आए और वो फेल हो गए एंट्रेंस एग्जाम में। समझ आ रही है बात? ये पहला कंप्लीट हुआ ना, इतना ही। अब सेकंड जो पूछा हुआ है ना, उनके लिए है कि भाई स्टूडेंट फाइंड करने हैं अपीयर्ड फॉर एडिशनल 100 मार्क टेस्ट। भाई जिनको एडिशनल टेस्ट देनी है, तो एडिशनल टेस्ट के लिए ऊपर कंडीशन देखो बी में लिखी हुई है
कि जिनके भी 40 से 48% के बीच में आए ना, उनको एडिशनल टेस्ट देनी है। 40 से 48 के बीच में, तो 40 से 48 मतलब उसके अगर मार्क्स ढूंढ लो 200 के 40%, तो 200 के 40% मतलब कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 80 मार्क्स। और 200 के 48%, कैलकुलेटर में काउंट करो, 200 के 48% वो 96 मार्क्स। मतलब जिनके भी 80 से 96 के बीच में आएंगे ना, उनको देनी पड़ेगी एडिशनल एग्जाम। मतलब अब हमें सेकंड जो फाइंड करना है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 80x टू 96। 80 से 96 इसके बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी इसकी तरह ही मिलेगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उतने स्टूडेंट को एडिशनल एग्जाम देनी है। समझ आ रही है ना बात? तो चलो इनमें अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढने, मेथड चलो वही करेंगे। पहले इन दोनों को x को z में कन्वर्ट करें। तो वो कन्वर्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिखेंगे 80 माइनस 120 एंड अपॉन 20, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यही है ना। यहां पर x, यहां पर 96 माइनस 120 अपॉन 20, बराबर। तो इनका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ 80 माइनस 120 माइनस 40 एंड 20, तो माइनस टू जेड, यहाँ 96 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 24, 24 डिवाइड बाय 20 तो 12, मतलब 1.2, माइनस 1.2। तो -2 से -1.2 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अगर ग्राफ बने, अगर इसमें जो ग्राफ बनेगा तो ये 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, -2, तो -2 यहाँ पे आएगा, और -1.2 इस साइड आएगा ना, ये -1.2। 0 से जब इस साइड चलते हैं तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे आता है ना। तो -2 और 1.2 इसके बीच की हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, -2 से 1.2 के बीच की, मतलब मार्क्स के हिसाब से 80 और 96 के बीच की प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी, इसके बीच का आंसर हमें ढूंढना है ना। तो अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर वैल्यू या जेड स्कोर टेबल, अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, अगर हमें ये वैल्यू ढूंढनी है -2 से 1.2 के बीच में, तो क्या करना होगा? पहले 0 से -2 तक का आंसर ढूंढेंगे, पहले एंड तक का आंसर ना। पीछे जो टेबल में वैल्यू है वो तो 0 से ही होती है हमारी, तो 0 से -2 का आंसर ढूंढेंगे और आगे 0 से 1.2 का आंसर माइनस करेंगे। 0 से -2 से लेकर 0 से 1.2 का आंसर माइनस, तो हमें बाकी का ये आंसर मिल जाएगा ना। पूरे में से इतने खाली एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी ये मिलेगा हमें, बराबर। मतलब यहाँ अगर हम फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 z -1.2, -2 से -1.2 तक का आंसर ढूंढना हो तो पहले 0 से 2 तक का आंसर, तो आप टेबल में चेक करो 2 मतलब 2.0, 2.0 का आंसर कितना है? 4772, तो उसका आंसर 0.4772 और माइनस 1.2 का आंसर 1.2, तो 1.2 में 1.2 में ही 0, तो उसका आंसर है 0.3849, 3849 ना, उसका आंसर 0.3849। इनका माइनस किया जाएगा तो इनका माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ 0, अगर यहाँ पे देखें तो 12 में से 3, 6 में से 4, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 17 में से 9, 923, 0.0923, ये आंसर ना, ये प्रोबेबिलिटी मिल गई। और इसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमें कन्वर्ट करना है ना, जैसे इसकी भी प्रोबेबिलिटी मिली तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 20,000, इसके भी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ही ढूंढने हैं। तो इसमें भी अगर हम फाइंड करें, लिखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट who will give एडिशनल एग्जाम, जो एडिशनल एग्जाम देंगे वो स्टूडेंट, बराबर। पहले में लिखेंगे जिनके 80 से कम मार्क्स आए, यहाँ लिख सकते हैं जो फेल हुए वो स्टूडेंट यहाँ पर। अब इसमें जिनको एडिशनल एग्जाम देनी है वो, तो उसके लिए भी 0.0923 मल्टीप्लाई 20,000, 20,000 से मल्टीप्लाई ना, ये 0 तो कट हो जाएंगे, ये 6, 4 और 18, 1846,
1846 ऐसे स्टूडेंट है, 20,000 में से ये ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको एडिशनल एग्जाम देनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? ये सेकंड का आंसर भी मिल गया ना। अब थर्ड का आंसर ढूंढना है कि थर्ड में क्या पूछा हुआ है, जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो स्टूडेंट ढूंढने हैं। तो उसके लिए कंडीशन सी में लिखी हुई है कि जिनके मार्क्स 48 से 75 के बीच में आए ना, 48 से 75% के बीच में, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वही 200 के 48 मतलब 96 मार्क्स होते हैं, और 200 के 75 मतलब के 150 मार्क्स होंगे। तो 96 से 150 के बीच में जिनके मार्क्स आएंगे ना, उनको बुलाया जाएगा एडिशनल एग्जाम के लिए। तो अब ऐसा ही सम फिर से करें ना, जैसे इसमें 80 to 96 ढूंढा, अब ढूंढना है जिनका 96 से 150 के बीच में। 48 और 75 है तो 200 के परसेंटेज ढूंढ लो ना, 48 और 75 मतलब 96 से 150 के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है सेम, बराबर। तो इसे रफ करें और वो सम करें ना फिर। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में जैसे फाइंड करना है ना, मैंने यहाँ पर फाइंड कर ही दिया कि हमें फाइंड करना था ना कि जिनके मार्क्स 96 से 150 के बीच में आते हो, तो मार्क्स बिटवीन 96 एंड 150, ये ऐसे लिखेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 96 x to 150, बराबर। इनको जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर ये जो दिया हुआ है, इससे पहले क्या हम लोग कन्वर्ट करें, z में कन्वर्ट करें। वैसे ही 96 को कन्वर्ट करेंगे, 96 माइनस मीन 120 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 20, 150 को भी 150 माइनस 120 अपॉन 20, ऐसा ही ना। तो इसका आ जाएगा माइनस 1.2 x का z और ये 1.5, ऐसा ही ना। आगे दो सम में भी ऐसा ही किए, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया कि अब हमें माइनस 1.2 और 1.5 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर हम लोग ग्राफ बना दें, तो ग्राफ में माइनस 1.2 मतलब इस साइड आएगा, ये माइनस 1.2, और प्लस 1.5 तो प्लस 1.5 मतलब इस तरफ आएगा प्लस 1.5, ये ना माइनस 1.2 और 1.5, इसके बीच का पूरा आंसर हमें ढूंढना है। 1.2 और 1.5 के बीच का पूरा आंसर। तो ये पूरा आंसर अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे ढूंढेंगे, पहले 0 से 1.2 की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर 0 से 1.5 की वैल्यू ढूंढेंगे और दोनों का प्लस होगा, यहां दोनों का प्लस हो जाएगा ना, तो ये कंप्लीट वैल्यू हमें मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.2 टू 1.5 फाइंड करनी है, 1.2 से 1.5, तो 1.2 की वैल्यू Z स्कोर टेबल में देखो मैंने यहाँ पर लिखी है 1.2 की वैल्यू 0.3849 है ना, 1.2 में पहली वैल्यू, और 1.5 की वैल्यू तो उसमें भी देखो टेबल में 1.5 की पहली वैल्यू 0.4332, बराबर। दोनों का प्लस करो तो 0.8181 ये आ जाएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी मिली उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट करें तो फिर सेंटेंस लिखेंगे ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, जिन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो 0.8181 मल्टीप्लाइड 20,000, ये ना जो प्रोबेबिलिटी मिली उसको मल्टीप्लाइड 20,000, 20,000 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 16,362। 16,362 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 20,000 में से इतने ऐसे स्टूडेंट है ना, समझ आ रही है ना बात। और फिर जो फोर्थ वाला फाइंड करना है ना, हाँ मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया है, पर जो फोर्थ वाला फाइंड करना है उसमें है कि कितने को डायरेक्ट एडमिशन मिला। तो डायरेक्ट एडमिशन की कंडीशन डी में दी गई है जिनके 75% से ज्यादा हो, मोर देन 75%। तो 75% मतलब 200 की एग्जाम में 75% मतलब 150 मार्क्स हुए ना, बरोबर ना। जिसके 150 मार्क्स से ज्यादा आए हो, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 150 एंड मोर, मोर देन के ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग, आगे कितने सारे हमने सम किए, 150 एंड मोर, ये हमें आंसर ढूंढना है। तो 150 एंड मोर ये फोर्थ वाला हमें फाइंड करना है, इसे भी पहले z में कन्वर्ट करें ना, वैसे ही लिखेंगे 150 माइनस मीन 120 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 मोर देन z। भाई 1.5 से मोर अगर वैल्यू हम लोग तैयार करें, ग्राफ तैयार करें, तो कैसे आएगा, ग्राफ में 1.5 प्लस साइड में है, प्लस में है तो प्लस में 1.5 और उससे मोर हमें ढूंढना है, मोर मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, बराबर ना। 1.5 से ज्यादा है, इनफाइनाइट तक जो है वो हमें फाइंड करना है। तो ये पूरी वैल्यू ढूंढेंगे, ये पूरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हमें, तो इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि जो पूरी वैल्यू पहले काउंट करेंगे 0 से इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0.5, वो फिक्स है ना।
उसमें से आगे का 0 से 1.5 माइनस कर देंगे, 1.5 की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो बाकी की ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, बराबर ना। पूरे में से इतनी वैल्यू माइनस, तो बाकी का ये मिलेगा हमें। तो वैसा ही ढूंढेंगे ना अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल। 1.5 एंड मोर अगर ढूंढना हो तो पूरा 0.5, ये पूरी वैल्यू 0.5, उसमें से 1.5 की वैल्यू, तो टेबल में 1.5 की वैल्यू देखो 4332, 0.5 में से वो माइनस करो तो कितना बचेगा 0.0668, ये आएगा ना 0.0668। और उसे भी हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट करें ना, मतलब सेंटेंस लिखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डायरेक्ट एडमिशन, कितने को डायरेक्ट एडमिशन मिला, तो 0.0668 मल्टीप्लाइड 20,000, तो आंसर मिलेगा 1336। 1336 ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल गया, बरोबर, ध्यान आ रहा है। तो ये चारों हमने फाइंड किए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट चारों में ढूंढने थे, वो ढूंढे ना हमने, इसे लिख लो अच्छी तरह से। तो ऐसे ही जो है वो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखें, थर्ड वाला क्वेश्चन हमने देखा ना, ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन भी समझे कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन समझे ना, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है फोर्थ वाला पूरा क्वेश्चन, पर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है इनमें। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द मंथली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000. If the minimum monthly income of 50 richest person is 31,625, and then how many person are in a group? And also, what is the maximum income of 50 person having lowest monthly income? बराबर ना। देखो इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं, पहले तो चलो ये क्लियर कर लेते हैं कि भाई क्या ढूंढना है। नॉर्मल जो है वो x की वैल्यू दी गई है और प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, कि किसी में प्रोबेबिलिटी दी गई है और x की वैल्यू ढूंढनी है। भाई ढूंढना क्या है वही क्लियर तो हो जाए ना। तो इसमें भी देखो हमारे पास दो यूनिट है, एक तो मंथली इनकम है और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ पर्सन है, बराबर ना। ऐसे दो चीजें हैं ना इसमें। भाई चलो एक जो है वो मंथली इनकम दी गई है, मंथली इनकम, और एक नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, बराबर। मैंने सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा करो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि द मंथली इनकम ऑफ पर्सन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन ₹5,000। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रुपीज में दिए हुए हैं, इनकम में दिए हुए हैं। मतलब अगर इनकम कभी फाइंड करनी हो ना तो समझो x की वैल्यू ढूंढनी है, और अगर नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है ना तो मतलब समझो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। समझ आ रहा है भाई, नंबर ऑफ पर्सन अगर हमें फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। और अगर किसी में इनकम फाइंड करनी हो तो उसमें हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, बराबर। प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो बेसिक सिंपल मेथड, जैसे आगे हमने क्वेश्चन 3 में चारों किए, हमने चारों में प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी ना, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढने थे, तो वो सिंपल मेथड थी। अगर कभी इनकम ढूंढनी हो तो मतलब वो रिवर्स मेथड यूज करते हैं, बराबर ना, रिवर्स मेथड यूज करते हैं और एक्स फाइंड करेंगे उसमें। दो क्वेश्चन है ना, पहले में दिया हुआ है इफ द मिनिमम मंथली इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट पर्सन इज 31,625, देन हाउ मेनी पर्सन आर इन अ ग्रुप, हाउ मेनी पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन ढूंढने, मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना। पर यहाँ चेंज क्या है पता है, जैसे हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें ना टोटल स्टूडेंट आपको दिए हुए थे, टोटल स्टूडेंट थे 20,000 थे ना, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने देखा टोटल स्टूडेंट 20,000 थे, उसके हिसाब से हम लोग चार के आंसर ढूंढते थे, कितने फेल हुए, कितनों ने री एग्जाम दी, कितने पर्सनल इंटरव्यू में, कितने डायरेक्ट जो है वो एडमिशन मिला जिनको, ऐसे हमने ढूंढे ना। अब यहाँ क्या है पता है, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ही ढूंढने हैं, बराबर। और कोई एक इनकम है 31,625, उसका फाइनल आंसर दिया हुआ है 50 रिचेस्ट पर्सन, और टोटल जो है वो ये पर्सन हमें फाइंड करना है। जैसे पहले में टोटल स्टूडेंट 20,000 थे, भाई इसमें टोटल ग्रुप में कितने पर्सन हैं, मतलब कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, वो टोटल ढूंढना है हमें, बराबर। तो चलो ढूंढना तो नंबर ऑफ पर्सन ही है, प्रोबेबिलिटी बेसिक मेथड से ही ढूंढना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, ऑल्सो व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम ऑफ 50 पर्सन हैविंग लोएस्ट मंथली इनकम, दूसरे में मैक्सिमम इनकम ढूंढनी है 50 पर्सन की, दूसरे में 50 पर्सन दिए हुए हैं और इनकम ढूंढनी है, मतलब एक्स ढूंढना है दूसरे में। ऐसे हुआ ना, दोनों क्वेश्चन है ना, एक में बेसिक एक्स दिया हुआ, इनकम दी गई है, पर्सन फाइंड करने, एक में पर्सन दिए हुए हैं 50, उसके ऊपर से इनकम फाइंड करनी है। समझ आ रही है बात, दोनों क्वेश्चन ऐसा है ना, मैंने यहाँ पे दोनों सॉल्व किए हैं,
ध्यान से, पहले ना क्वेश्चन ही माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई करना क्या क्या है, फिर तो मेथड हमें पता है, वो दो ही मेथड चलती है इसमें। तो जैसे सबसे पहले चलो कि पहला क्वेश्चन देखें जिसमें दिया हुआ है कि 50 रिचेस्ट पर्सन की इनकम 31,625 है, तो हमें टोटल आंसर ढूंढना है। रिचेस्ट पर्सन की मिनिमम इनकम, मतलब समझो बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं ना, ये ऐसा सम पहले भी आया था। बिजनेस में समझो कोई लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ एक ग्रुप है जिनकी जो है वो सबसे मैक्सिमम इनकम है, कोई एक ग्रुप है जिनकी मिनिमम इनकम चलती है, भाई जिनकी पगार 2,000, 3,000, 4,000 के आसपास है, और किसी की पगार 20,000, 30,000, 40,000 से तो शुरू हो रही है ना। ऐसे 50 लोग हैं जिनकी इनकम सबसे ज्यादा है, और उन ज्यादा इनकम वालों में से सबसे कम इनकम, शुरुआत की इनकम वो दी गई है 31,625। क्या दिया हुआ है? द मिनिमम मंथली इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट पर्सन इज 31,625। बराबर, ये मिनिमम इनकम, मतलब बाकी के जो भी 50 लोग होंगे ना, उनकी इनकम 31,625 से ज्यादा ही होगी। जो 50 लोग हैं उनमें से कम इनकम इतनी है, तो बाकी के 50 लोगों की इनकम तो इससे ज्यादा ही होगी ना 31,000 से। मतलब ये क्या दिया हुआ है पता है? ये दिया हुआ है 31,625 एंड मोर। जो 50 रिचेस्ट पर्सन दिए हुए हैं उनकी इनकम 31,000 से सबकी ज्यादा ही है, मतलब हमें ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 31,625 एंड मोर। बराबर, मोर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, समझ आ रही है ना बात? तो मोर देन की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं कि 31,625 एंड मोर। ये क्लियर हो जाए, अब तो मेथड तो वही है जो आगे की है, 31,625 एंड मोर, तो उसको पहले जेड में कन्वर्ट करते हैं ना। 31,625 माइनस मीन दिया हुआ है आपको 20,000 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000, माइनस करो तो 2.33 एंड मोर, 2.33 एंड मोर। तो वो उसमें अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ में 2.33 प्लस में आएगा ना, प्लस साइड पे 2.33 एंड मोर, ये पूरी वैल्यू ढूंढनी है जो शेड की हुई है 2.33 से ज्यादा। तो इससे ज्यादा की वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है कि ये पूरी वैल्यू हमें पता होती है 0.5, इनफाइनाइट तक की वैल्यू 0.5, उसमें से आगे 0 से 2.33 की वैल्यू माइनस करेंगे, पूरे में से इतनी वैल्यू माइनस, तो बाकी का ये शेड मिल जाएगा ना हमें। सो अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, अगर हमें 2.33 एंड मोर ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.33 एंड मोर, तो उसमें पूरी वैल्यू 0.5 और 2.33 की वैल्यू आप लोग चेक करो, देखो उसमें कि उसमें दिया हुआ 2.33 के 2.3 और आखिरी में 3, टेबल में चेक करो 2.3 और उसमें 3, तो 2.3 एंड 3 की वैल्यू 0.4901, यही है ना उसमें। तो इन दोनों का माइनस करो तो आंसर मिलेगा 0.0099, ये मिल गया, ये प्रोबेबिलिटी मिली। अब इसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि टोटल पर्सन कितने हैं ग्रुप में। अब देखो पहले क्या करते थे हम लोग, जिस आगे वाला क्वेश्चन था ना, उस आगे वाले क्वेश्चन में पता है टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे, टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे, और उसके हिसाब से हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी के नंबर्स फाइंड करते थे। भाई टोटल स्टूडेंट 20,000 थे, तो भाई कितने लोग जो है वो सपोज क्या कहते हैं कि भाई जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिला, आखिरी वाला एक सम किया ना इससे पहले, भाई जिसके भी 150 से ज्यादा मार्क्स आए थे तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, तो जितने भी टोटल स्टूडेंट थे उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। बराबर, जो आंसर आ रहा था, एक बेसिक वो बता रहा हूँ खाली यहाँ रफ में, कि जैसे पहले आंसर आया था भाई जितना भी आंसर हो उसको मल्टीप्लाई 20,000 कर रहे थे स्टूडेंट में, तो यहाँ पे आंसर मिलता था भाई कितने स्टूडेंट है वो, सपोज शायद वो पहले वाले का नंबर ये था ना 1336, भाई इतने को डायरेक्ट एडमिशन मिला, जो प्रोबेबिलिटी मिली उसको मल्टीप्लाई 20,000। ये क्वेश्चन में क्या है पता है, ये क्वेश्चन में आपको ये आंसर दिया हुआ है कि जो रिचेस्ट पर्सन है ना वो 50 लोग हैं, और टोटल कितने होंगे ना 20,000, वो ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी तो ये हमारे पास होती ही है, ये मिली प्रोबेबिलिटी, लेकिन पहले में कैसे कि 20,000 टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे और ये स्टूडेंट हम फाइंड करते थे। अब आपको ये दिया हुआ है और टोटल कितने हैं वो ढूंढने हैं, तो सीधी सी बात, जब टोटल होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी का उससे, तो हमें यह आंसर मिलता है। अब अगर हमें टोटल ढूंढना है ना तो प्रोबेबिलिटी का इससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड। अगर टोटल ढूंढना हो तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू के इस साइड कहां आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी ना। समझ आ रही है ना बात? ये बेसिक सा जो है वो लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, ध्यान रखना माइंड में। टोटल स्टूडेंट या टोटल पर्सन हमें ढूंढने हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप अगर फाइंड करना है ना, तो जो
यहाँ पर दिए हुए हैं 50%, उसको डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी से 0.0099, तो अप्रोक्सीमेट मिलेगा 5051। कुछ पॉइंट में आ रहा है तो वो राउंड फिगर रहेगा 5051। पर्सन को पॉइंट में तो नहीं लिख सकते ना। 5051 मतलब टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं? 5051 है। समझ आ रही है बात? बराबर ना? ये आखिरी का लॉजिक ध्यान आया ना? पहले सब में टोटल दिया हुआ होता था तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, अब टोटल फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। 50% है, उसको 0.0099 से डिवाइड। समझ आ रही है बात? बराबर। ये पहला सम कंप्लीट हुआ, टोटल पर्सन मिल गया हमें 5051। अब दूसरा पूछा, अब ये हो गया। अब सेकंड वो अलग है, उसमें अब पूछा हुआ है ऑल्सो व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम ऑफ 50% हैविंग लोएस्ट मंथली इनकम। जिनकी लोएस्ट इनकम है, मैंने बताया ना बिजनेस में ऐसे लोग हैं जिनकी लोएस्ट कम से कम इनकम है, उसमें से मैक्सिमम इनकम किसकी है? भाई ऐसे 50 लोग हैं जिनकी जो है वो मिनिमम इनकम मतलब 2000, 3000, 4000 ऐसे है, उनमें से सबसे ज्यादा इनकम किसकी है, वो मैक्सिमम इनकम हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 50% दिए हुए हैं, 50% नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी गई और हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। बराबर ना? ऐसी इनकम ढूंढनी है कि वो 50 लोगों की इनकम उससे कम है। बराबर। हाईएस्ट इनकम ढूंढनी है, मैक्सिमम इनकम ढूंढनी है, तो बाकी सबकी इनकम, बाकी 50 लोगों की इनकम उससे कम ही होगी ना। मतलब यहाँ क्या है पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड लेस देन x, x1 से कम, ये x1 कितनी इनकम वो हमें ढूंढनी है। भाई उससे कम जो है वो 50 लोग हैं, तो 50% है, उसको पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी में तो कन्वर्ट करें, सॉरी यहाँ पर एरिया में तो कन्वर्ट करें ना, तो उनके हिसाब से हमें आंसर मिलेगा ना। x1 से लेस देन है, x1 भाई जितने भी 50 लोग हैं उनकी कोई मिनिमम इनकम, जो कितनी इनकम वो आखिरी में ढूंढेंगे, भाई उससे कम इनकम है सबकी, तो x1 से लेस देन मिनिमम इनकम ढूंढनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 50% है और डिवाइड बाय टोटल पर्सन यहाँ पे ढूंढे ना। बरोबर ना? ऐसे आगे बहुत बार क्वेश्चन आए थे हमारे कि जिसमें जब भी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो जितना दिया हुआ हो डिवाइड बाय टोटल, अगर परसेंटेज होता है तो हम डिवाइड 100 करते हैं, कोई नंबर दिया हुआ तो डिवाइड बाय टोटल नंबर करते हैं, ऐसे ही होता है ना। 50 डिवाइड बाय टोटल नंबर 5051 इक्वल टू 0.01। मतलब अगर इसको z में कन्वर्ट करें तो z में तो होगा नहीं, x की वैल्यू नहीं है ना, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, मीन्स z1 और लेस उसकी वैल्यू 0.01 है। अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर ग्राफ बनाए तो z1 0.01 कहां से, लेस देन है, तो लेस देन यहां से शुरू करते हैं ना, लेस देन की वैल्यू है तो यहां से शुरू किया जाता है। यहां से 0.01 का एरिया मतलब करीबन यहीं पे ही आएगा ना, z1 इतना ही एरिया हुआ ना 0.01, ये शेड, और ये z की वैल्यू ढूंढनी है। z की वैल्यू ढूंढनी है तो उसके ऊपर से x की वैल्यू मिलेगी, ऐसे सम बहुत बार आए हैं पहले। z की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हमें हमेशा z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए, हमेशा किसका डिस्टेंस चाहिए, z1 से 0 तक का डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस हम लोग कैसे ढूंढेंगे z1 से 0 तक का, तो भाई ये पूरे डिस्टेंस में से आगे का इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो बाकी का z1 से 0 तक का डिस्टेंस मिलेगा ना हमें। पता है z की वैल्यू ढूंढने के लिए वही डिस्टेंस चाहिए होता है। z1 से लेस की वैल्यू है 0.01, हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 z टू 0, z1 से 0 तक की वैल्यू वो हमें फाइंड करनी है। तो उसका आंसर कैसे होता है कि 0.5 टोटल में से 0.01 माइनस करेंगे, टोटल 0.5 में से 0.01 जो है वो माइनस किया जाएगा। बराबर ना? ये आगे का आंसर, तो कितना बचेगा 0.49, 49 और पीछे 2 0 लगाते हैं। फिर बताइए ये 4900 की वैल्यू वो हम टेबल से ढूंढते हैं कि टेबल में एग्जैक्ट 4900 है, ना हो तो क्या करते हैं, वो बिफोर एंड आफ्टर की टेबल बनाते हैं, याद है ना? अगर ना हो तो वो बिफोर एंड आफ्टर की टेबल बनाई जाती है उसमें। तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू 4900 नहीं है उसमें, चेक कर लो टेबल में नहीं है, तो बिफोर एंड आफ्टर की टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाई है हमने कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल वैल्यू बिफोर 4900, आफ्टर 4900 एंड उनकी एवरेज। तो 4900 के बिफोर देखे ना, देखो वो टेबल में उससे पहले 2.3 की लाइन में है, 2.3 की लाइन में उससे बिफोर वैल्यू है 4898,
है कि नहीं, 4898 और उसके बाद में 4901, बरोबर। तो ये 4898 और 4901, ये बिफोर वैल्यू ये हुई 4898 और आफ्टर वैल्यू 4901, उनकी z वैल्यू, तो z वैल्यू 4898 की वैल्यू है उसमें 2.3 और 2, 2.3 और 2 में है 2.32, 4901 का आंसर है 2.33, बराबर। तो एवरेज उसका आ जाएगा, एवरेज इन दोनों का करें तो आता है 48995। एवरेज में राउंड फिगर मत किया करो, यहाँ एवरेज में राउंड फिगर मत किया करो कि 48995 है तो उसे 4900 लिख दें और 4900 एग्जैक्ट मिलेगा, नहीं। ऐसे में एग्जैक्ट अगर आए तो ही राउंड फिगर नहीं करते उसमें, बराबर। इसमें भी 32 और 33 का एवरेज 2.325, 325 ही लिखेंगे, 33 राउंड फिगर नहीं करते, बरोबर ना। तो इनमें अगर हम लोग देखें ना तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी हो रही है, नियरेस्ट परफेक्ट वैल्यू देखो तो ये हो रही है, ये 1 का डिस्टेंस है, ये 2 का डिस्टेंस है, 4900 से 2 का डिस्टेंस, ये 1 का ही डिस्टेंस है, और ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है। अगर परफेक्ट 4900 आता तो ये लिखते, पर ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये लिखा जाएगा 4901। सो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 4900 इज 4901। सो वैल्यू ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी 2.33, लेकिन ड्रॉ हमने माइनस साइड पे किया है, मतलब उसकी वैल्यू आएगी -2.33, बराबर। -2.33 वो वैल्यू आएगी उसमें, ठीक है ना। जिनमें से Z की वैल्यू मिल गई, अब फिर X की वैल्यू ढूंढते हैं ना, बराबर ना। X की वैल्यू ढूंढते हैं कि नहीं, कि X की वैल्यू इसी फॉर्मूला से Z इक्वल टू X माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो Z पे 2.33, X माइनस मीन पे 20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5000 से 2.33 का मल्टीप्लाई -11,650, X माइनस 20,000 और माइनस 20,000 इस साइड आएगा प्लस में, -11,650 प्लस 20,000, तो X की वैल्यू मिलेगी 8,350। मतलब जो 50 लोग हैं ना जिनकी मिनिमम इनकम है, उनमें से ज्यादा इनकम 8350 है। तो ये 50 लोग ऐसे हैं जिनकी सबकी इनकम, सबकी 50 लोगों की इनकम 8,350 रुपीज से कम है, मैक्सिमम इनकम ये है। तो मतलब इन 50 लोगों की इनकम सबकी इससे कम की इनकम होगी ना, समझ आ रही है ना बात, बरोबर। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से लिख लो, फिर जो आगे के क्वेश्चन हैं, आगे के सम्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।